चलो देखो, कल तक हम लोग राष्ट्रीय आय और राज्य की आय के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी चर्चा के दौरान मैंने बताया आप लोगों को कि अगर आय की बात किया जाए तो किसी व्यक्ति द्वारा जब मानसिक या शारीरिक श्रम किया जाता है तो इस श्रम के बदले हम लोगों को जो कुछ भी पारिश्रमिक मिलती है उसी को उस व्यक्ति का आय कहता है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर एक किसान अपना जो है खेतों में काम करता है, तो जब वो किसी के खेत में गया काम करने के लिए और उस काम के बदले में उसको जो कुछ भी पारिश्रमिक मिला, जिस जगह पर वो काम कर रहा है उसके अनुसार जो मजदूरी चलती है उसको उस रूप में भुगतान किया जाएगा, तो वह उस किसान का आय कहलाएगा। उसी तरह हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी राष्ट्र के द्वारा जो इनकम प्राप्त होता है, आय प्राप्त होता है, वो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो आय को हम लोगों ने देखा था कि उत्पादन के जितने भी साधन हैं, तो उत्पादन के सभी साधनों के रूप में आय को अलग अलग नामों से जाना है। जैसे उत्पादन का पहला साधन है भूमि। तो भूमि के कल हम लोग पढ़े थे कि जैसे भूमि के रूप में हमें जो भूमि का लगान मिलता है, टैक्स मिलता है, तो भूमि का आय क्या हो गया? लगान या टैक्स। उसी तरह उत्पादन का दूसरा साधन क्या है? पूंजी। और पूंजी के एवज में क्या मिलती है? तो ब्याज मिलता है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में सूद कहते हैं। तो यह पूंजी का आय कहलाएगा। तीसरा श्रम होता है, मेहनत। तो श्रम या मेहनत जब किया जाता है तो उसके बदले में पारिश्रमिक यानी मजदूरी मिलती है, तो ये पूंजी का आय हो गया। चौथा साधन था संगठन। संगठन या संगठनकर्ता। तो संगठन या संगठनकर्ता को उसको वेतन दिया जाता है, तो उसका वेतन उसका आय कहलाएगा। और पांचवा साधन जिसको उद्यम या साहस कहते हैं, तो उद्यम या साहस के एवज में उसको क्या मिलेगा? अंत में लाभ या हानि होगी, यह उसका आय कहलाएगा। इस प्रकार उत्पादन के पांचों साधनों का आय अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन ओवरऑल कुल मिलाकर के हम लोग कहें तो यह आय कहलाता है। यानी जो कुछ भी हम मनी अर्जित करते हैं वह आय हो जाता है। इसी क्रम में हम लोग देखे थे कि बिहार के आय के बारे में चर्चा किए थे, और बिहार के आय में जब चर्चा किए थे तो हम लोगों ने पाया था कि भारत में जो अभी वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें बिहार का स्थान उड़ीसा के बाद दूसरा है। यानी सबसे कम आय वाले राज्यों में उड़ीसा के बाद बिहार राज्य का स्थान आता है। वो पाठ्य पुस्तक के अनुसार, अभी वर्तमान करंट डाटा कुछ अलग हो सकता है, लेकिन हम लोग किताब के अनुसार जो पढ़ रहे हैं, यह रिपोर्ट 2008 के अनुसार है। इसमें हम लोग पढ़े थे कि आज हमारे देश की बिहार राज्य की, देश में पूरे देश भर में बिहार राज्य की बात करें तो 41.4% जनता गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है। कल ये सब डाटा मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को। पूरे देश भर में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति आय भी बिहार का सबसे न्यूने रहा है। इसी क्रम में रैगनर नर्क्स ने क्या बताया था कि गरीबी गरीबी को जन्म देती है, और उन्होंने गरीबी के कुछ चक्र का वर्णन किया था। कल मैंने इसका डायग्राम भी बताया था, आप लोगों को बनाया था, जिसमें बताया था कि सबसे पहले क्या होगा, गरीबी के कारण आय हमारी कम रहेगी, कम आय रहेगा तब ना हम गरीब होंगे। तो आय हमारी कम होगी, आय हमारा कम होगा तो कम आय के कारण बचत भी हमारे पास कम होगा। उदाहरण के तौर पर एक कहानी लेके चलते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की वार्षिक आय, अगर उसका वार्षिक आय 24,000 रुपया है,
अगर 24,000 रुपया उसका वार्षिक आय है तो उसको साल भर में खर्चा भी होगा, और अगर साल भर में वो खर्चा करके अपना 24,000 रुपये में साल भर में खर्चा करके 2,000 रुपया बचा लेता है, कि अब 24,000 में वो 2,000 रुपया बचा है। अगर यहीं देखा जाए किसी व्यक्ति का 2,40,000 अगर वार्षिक आय रहता, और इसी क्रम में जिस अनुपात में यह व्यक्ति बचाया है, जिस बचत हुई है, उसी प्रकार अगर उसका बचत देखा जाता तो उसका बचत कितना होता? तो इसका 2,000 रुपया है ना, तो उसका 20,000 रुपया बचत होगा। तो यहाँ कम बचत होने का कारण क्या हुआ? क्योंकि उससे कम पूंजी इसके आय हुई थी, इसीलिए कम बचा। तो कम आय होगी तो बचत कम होगा, और जब बचत कम होगा तो आपके पास पूंजी का निर्माण भी कम होगा। अब जितना पैसा बचा हुआ है ना पूंजी बनेगा, तो आपके पास, उदाहरण इसीलिए दिया था, आपके पास बचा है 2,000 रुपया, तो आपका पूंजी बना 2,000 रुपया, उसके पास बचा 20,000 रुपया, उसका पूंजी बना 20,000। तो ऐसे में कम पूंजी बनेगी तो फिर अगली बार निवेश आप कम कर पाइएगा। जब निवेश कम कीजिएगा तो फिर आपको निवेश करने के बाद जो आय होना चाहिए, रिटर्न मिलना चाहिए, वो फिर आपको कम मिलेगा। तो फिर कम आय से शुरू किए थे, आकर के कम आय पर हम खत्म करते हैं। तो इस प्रकार गरीबी को जन्म, ये रेगनर मार्क्स का विचार है। लेकिन कुल मिलाकर के हम लोग ओवरऑल ये भी पढ़े थे कि एक बात इसमें ध्यान रखना है, ये तबे तक जब तक हम परिस्थितियों के अनुसार अपने जीवन को हार मान करके चलते ना। अगर हम अपनी सोच को, अपने मन से गरीबी को निकाल दें तो ऐसा बात नहीं है कि गरीब आदमी गरीबे रह जाए। इसका उदाहरण हम लोगों ने बिल गेट्स को देखा था, पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम आजाद को देखा था, लक्ष्मी निवास मित्तल को देखा था, धीरू भाई अंबानी को देखा था। ये वो बड़े बड़े नाम हैं जो न्यूनतम पूंजी से प्रारंभ करके आज दुनिया के टॉपेस्ट रईस व्यक्तियों में अपना स्थान बना चुके हैं। और ये तो चूंकि बड़े बड़े लोगों की सक्सेस स्टोरी है, तो कभी कभी कुछ लोगों द्वारा आरोप भी लगाया जाता है कि सभी सक्सेस पर्सन अपने आप को इसी तरह से लोगों को मोटिवेट करने के लिए बताया जाता है। लेकिन हकीकत, अब चूंकि हम लोग दूर के लोग हैं, भारत के अलग अलग कोने से लोग इन लोगों को सुनता है, पढ़ता है, तो हम लोग इस सच्चाई की गहराई तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर इन सच्चाई की गहराई पर विश्वास अगर हमें नहीं है, तो हमने कल भी बताया था और आज एक बार फिर से आप लोगों को बता दें कि इस चीज़ की सत्यता को जांच करने के लिए हम लोग अपने गांव घर का उदाहरण लें। प्रत्येक गांव में ऐसे 2-4 लोग जरूर आप लोगों को मिल जाएंगे जो बहुत तंगी के हालत में जीवन गुजर बसर कर रहे थे, बहुत कम पूंजी में जीवन बसर कर रहे थे, और विगत 20 वर्षों 25 वर्षों के दौरान उन्होंने कोशिश किया और आज अच्छे स्थिति में पहुंच गए। ये गांव में भी हम लोगों का उदाहरण देखने को मिल सकता है। हर लोग हम अपने अपने गाँव में देखें तो ऐसे 2-4-5 आदमी जरूर हम लोगों को मिलता है। तो हकीकत यही है कि अगर कोशिश किया जाए तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग राष्ट्रीय आय पर चर्चा कर रहे थे कल, और आज भी हम लोग राष्ट्रीय आय पर भी चर्चा करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक होगा, आज हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है कि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की धारणा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण पहलू है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास उसके राष्ट्रीय आय पर निर्भर करता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होगी उस देश का विकास कम होगा, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होगी उस देश का विकास अधिक होगा। यानी आर्थिक प्रगति को मापने का सबसे अच्छा साधन राष्ट्रीय आय है।
जहां राष्ट्र की संपूर्ण आय उत्पादन के विभिन्न साधनों के सम्यक प्रयास से होता है। अब उत्पादन के जितने भी साधन हैं सबके मिलाकर के जो प्रयास किया जाता है उसी से राष्ट्रीय आय प्राप्त होता है। प्रत्येक साधन की भागीदारी उत्पादन की क्रिया में समान होती है। जैसे उत्पादन के 5 साधनों की चर्चा मैंने किया, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और उद्यम। क्या इन पांचों में से किसी एक को हटा करके उत्पादन संभव किया जा सकता है? तो इस सबकी भागीदारी जरूरी है। तो जब उत्पादन कार्य में सबकी भागीदारी जरूरी है तो उत्पादन के बाद प्राप्त आय पर भी सबका हिस्सेदारी होता है। तो इसी कारण से उत्पादन के बाद प्राप्त आय को सब में वितरित कर दिया जाता है। अर्थशास्त्र में वितरण की धारणा राष्ट्रीय आय के आकलन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसे हम उत्पादन के विभिन्न साधनों के भागीदारी में हिस्सा लेना चाहते हैं। ये जो उत्पादन के साधनों में आय को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग राष्ट्रीय आय में हिस्सेदारी कहते हैं कि सबका अपना अपना हिस्सा हो जाता है। वास्तव में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों के सहयोग से राष्ट्रीय आय की प्राप्ति होती है और राष्ट्रीय आय को पुनः इन साधनों के बीच ही वितरित किया जाता है। तो आइए हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय आय की बात करें तो कल मैंने आप लोगों को एक परिभाषा के तौर पर बताया था कि राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे। तो एक वर्ष में किसी देश में अर्जित की गई कुल आय की मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। एक साल में किसी देश में जितना टोटल आय की मात्रा अर्जित किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा, उसको मिला करके राष्ट्रीय आय कहा जाएगा। या ये कहा जाए कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य की लागत को भी राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस प्रकार लोगों को मिलाकर के एक क्षेत्र का निर्माण होता है, एक क्षेत्र के मिलाने से एक राज्य का निर्माण होता है और राज्यों को मिलाने से देश का निर्माण। लोगों के समूह से एक क्षेत्र का निर्माण हुआ और क्षेत्रों के समूह को मिलने से राज्य बना और राज्यों के समूह को मिलने से देश बनता है। उसी प्रकार श्रम एवं पूंजी के सहयोग एवं उपलब्ध प्राकृतिक साधनों के उपयोग से भौतिक और अभौतिक आय का उत्पादन किया जाता है। इसी भौतिक और अभौतिक सभी आय को मिलाकर के राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए भौतिक आय क्या है, अभौतिक आय क्या है? भौतिक आय वह है जिसका हम लोग मूल्य के रूप में निर्धारण कर सकते हैं और अभौतिक आय वह है जिसको हम लोग मूल्य के रूप में निर्धारित नहीं कर सकते हैं। यह एक अदृश्य होता है। जैसे आप किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए, जैसे मान लीजिए एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है और उस 1 एकड़ जमीन में वह किसी वस्तु का उत्पादन कर रहा है। तो वस्तु को उत्पादन करने के लिए उसको खेत जोतना होगा। खेत जोतने के लिए मान लीजिए कि वो ट्रैक्टर का प्रयोग किया और ट्रैक्टर उससे जितना पैसा लिया वह मूल्य के रूप में निर्धारित हो गया। बीज खरीद के लाया, उसके लिए उसको जो मूल्य चुकाना था उसका मूल्य निकल गया, वो मूल्य चुका दिया। उसके बाद सिंचाई के लिए उसको जितना पानी की आवश्यकता थी सिंचाई किया और उर्वरक जितनी मात्रा में जरूरत थी वो उर्वरक का प्रयोग किया। ये सारी चीज़ों का मूल्य निकाला गया। ठीक, इन सब का मूल्य लगाया भी जा सकता है और साल के अंत में उसको फसल पक करके तैयार हुई, उसको फसल प्राप्त हुआ, तो उत्पादन हो गया। लेकिन इन सारे दौरान में किसान अपना शारीरिक परिश्रम करता रहा। ये नहीं कि उसने ट्रैक्टर से खेत जोतवा दिया तो काम हो गया। उसके बाद खेतों को सजाना संवरना होता है, जिसको हम लोग बोहट वगैरह कहते हैं। उसको रोपने लायक तैयार करेगा, बीज का छिड़काव करेगा और
पकने तक बार बार उसका जरूरत पड़ेगा, बार बार खेतों पर जाएगा, कुछ न कुछ काम करेगा, तब जाकर के फसल पककर तैयार होता है। उसको काट के लाना है, उसकी निराई गुड़ाई आदि करना, अंत में उसको थ्रेसिंग करवाना, और जब तब जाकर के अनाज का भंडार प्राप्त होता है। तो इस दौरान उस किसान द्वारा बहुत सारा परिश्रम किया जाता है। उस परिश्रम का मूल्य नहीं निर्धारित किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। तो यह क्या हो गया? अभौतिक राशि। अब भौतिक राशि जैसे अब वो बीज खरीद के लाया, तो बीज खरीद कर लाया तो कर तो मूल्य निर्धारित हो जाएगा, जिस रूप में उसका मूल्य निर्धारित हो। जैसे कि मान लो 1 केजी का दाम कितना है, नहीं में लग रहा है वो नींद के दिन है तो नींद पर काबू पाना पड़ेगा ना। चलिए आगे चलते हैं। कह रहे गांवों और शहरों में खेत और कल कारखानों के द्वारा भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। गांवों में देखा जाए तो बहुत कम ऐसे गांव मिलेंगे जहां आपको कल कारखाने मिलेंगे। गांवों का तो सबसे बढ़िया आय का स्रोत, सबसे बड़ा आय का स्रोत खेती होता है। वहीं हम शहरों की बात करें तो कल कारखाना। तो गांवों और शहरों में खेतों और कल कारखानों द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उसी तरह एक शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, कर्मचारी या पदाधिकारी, ये समाज के अन्य वर्ग के लोग जो होते हैं, आम नागरिक भी हो गए, मजदूर भी हो गए, ये सभी लोग अपनी सेवाओं से राष्ट्र को सुसंपन्न करते रहते हैं। सबका देश की प्रगति में कुछ न कुछ योगदान जरूर रहता है। ये नहीं है कि जैसे जो बड़े बड़े नेता हैं उन्हीं का देश की विकास में योगदान रहा है, या जो सरकारी सेवाओं में है उनका ही केवल देश के प्रगति में योगदान है। भारत, किसी भी देश में, भारत की बात किया करें, किसी भी देश में रह रहे प्रत्येक नागरिक जो सक्रिय नागरिक है, उन सबकी कुछ न कुछ अपनी भागीदारियां होती है, और सबके भागीदारी के बदौलत ही कोई देश विकास करता है या प्रगति करता है। इस तरह से खेत खलिहान से उत्पन्न तथा ज्ञान एवं दक्षता से किए गए उत्पादनों को भी राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि खेत खलिहान से लेकर के और अपने ज्ञान के द्वारा जिस भी प्रकार से किसी देश के अंतर्गत, किसी देश के सीमाओं के अंदर जिस रूप में भी आय प्राप्त किए जा रहे हैं, तो उन सारे आय के सम्मिलित रूप को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। या कुल मिलाकर के ये कहें कि एक देश के राजनैतिक सीमा के अंतर्गत किसी भी तरीके से प्राप्त सभी आय के योगफल को हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे। यानी देश के सीमा के अंदर जितना भी आय प्राप्त हुआ वह राष्ट्रीय आय हो जाएगा। सभी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय का कुल रूप से आकलन किया जाता है, तब उसे कुल उत्पादन कहते हैं। और उत्पादन के क्रम में किए गए खर्चों को घटा देने के बाद जो बचत होता है उसी को शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखिए, अभी हम लोग राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम की बात कर रहे थे। अब एक बात आती है कि हमने अभी बताया आप सबको कि जितनी भी भौतिक और अभौतिक सेवाओं से प्राप्त आय होता है, उसका जब कुल आकलन किया जाता है तब उसे कुल उत्पादन कहते हैं। ठीक ना? कुल उत्पादन कहा जाता है। सभी भौतिक एवं अभौतिक सेवाओं द्वारा प्राप्त आय के कुल आकलन को उत्पादन कहते हैं। ठीक ना? जब भौतिक या अभौतिक जितनी भी सेवाएं हैं, इनके माध्यम से जो सारी उत्पादन किए जाते हैं, उससे जो आय प्राप्त हुआ, तो उस कुल आय को मिलाकर के उत्पादन कहलाए कि हमने इतना उत्पादन किया है।
और उस उत्पादन के क्रम में जो खर्च होते हैं, उत्पादन के क्रम में जो खर्च हुए। अब देखिए, उत्पादन जब हम कोई वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कोई सेवाओं का उत्पादन करते हैं, तो उस उत्पादन के क्रिया में कुछ खर्च भी होता है। तो उस कुछ जो खर्च हुए उनको घटाने पर जो बचत प्राप्त हो, यानी कि कहने का मतलब, जब उत्पादन की क्रिया हम कर रहे हैं तो उत्पादन करने में, चाहे वो कृषि द्वारा उत्पादन हो, कल कारखानों द्वारा उत्पादन हो, किसी भी प्रकार से उत्पादन करते हैं तो उत्पादन करने के क्रम में कुछ खर्च होता है। जैसे अभी हम लोग किसान वाला चर्चा किए थे, खेती करने के दौरान, तो बीज के लिए आपको खर्च उठाना पड़ता है, खेत की जुताई करवाने के लिए, सिंचाई करवाने के लिए खर्च होती है, उर्वरक के लिए खर्च होता है। तो खर्च होता है कि नहीं होता है? तो ये सारे खर्च जो होते हैं, उस टोटल उत्पादन में से उस खर्च को घटा लिया जाए। अब जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? वो बचत होगा, उसी को हम लोग शुद्ध राष्ट्रीय आय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शुद्ध राष्ट्रीय आय। शुद्ध राष्ट्रीय, ठीक ना? इसको नेट नेशनल इनकम कहते हैं। नेट नेशनल, NNI के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है ना? उम्मीद है कि राष्ट्रीय आय भी आप लोग समझ चुके होंगे और शुद्ध राष्ट्रीय आय भी समझ गए होंगे। दोनों में क्या अंतर है? राष्ट्रीय आय का मतलब हुआ कि जितना भी हमारे राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आय प्राप्त हुआ, उस सारा का सारा आय कहलाए, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। और जब राष्ट्रीय आय में से राष्ट्रीय खर्च को घटा दिया जाए, यानी जो टोटल उत्पादन की क्रिया में खर्च हुआ था, उस खर्च को घटा दिया जाए, अब जो इनकम प्राप्त हुआ वो शुद्ध राष्ट्रीय आय के नाम से जाना जाए। जैसे कहने का मतलब, ध्यान दीजिएगा, इसको हम एक व्यक्ति या एक किसान पर फिर से एक उदाहरण के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अभी हमने बताया कि एक किसान है जो अपनी 1 एकड़ भूमि पर खेती कर रहा है, तो उसको बीज खरीदने, जुताई, सिंचाई और उर्वरक आदि में जो खर्च हुआ, तो मान करके चलिए उसने 1 एकड़ जमीन पर खेती करने में टोटल 30,000 रुपया खर्च कर दिया, ठीक ना? उसका टोटल खर्चा 30,000 रुपया, ठीक। और उसने 1 एकड़ में जो फसल उगाई, उस फसल को जब वो बेचा, तो उस फसल को बेचने पर उसको मान करके चलिए कि 90,000 रुपया प्राप्त। तो जब वो फसल अपना बेचा तो वो उसका आय हुआ, यानी ये 90,000 रुपया क्या हो गया? उसका आय हो गया। इसको आय या कुल आय कहिएगा। जितना फसल वो बेच दिया वो क्या है? उसका आय है। लेकिन ये आय केवल ये बुझा रहा है कि उसके पास इतना पैसा आया, लेकिन इस पैसे को लाने में उसने इन्वेस्ट किया था, खर्च किया था ना, व्यय किया था ना। तो अभी खर्चवा के क्रम से घटा लीजिएगा तो जो 60,000 रुपया आया ना, यही उसका शुद्ध आय। शुद्ध आय का मतलब जो उसके पास बचत प्राप्त। तो ये व्यक्ति के लिए, अगर पूरे राष्ट्र के लिए निकाला जाए तो शुद्ध राष्ट्रीय आय हो जाए। बुझा गया ना? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय का मतलब कि जब टोटल इनकम में से खर्च को घटा दिया जाए। अर्थशास्त्र के कुल उत्पाद और शुद्ध उत्पाद दोनों ही अवधारणाओं का महत्व है। अब देखो, अर्थशास्त्र में ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे हम लोग
राष्ट्रीय आय और शुद्ध राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, यानी उत्पादन और शुद्ध उत्पादन, कुल उत्पादन और शुद्ध उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो इसका अपना अलग महत्व, दोनों का महत्व है। अर्थशास्त्र में दोनों का महत्व। तो इसी क्रम में राष्ट्रीय आय को स्पष्ट करने के लिए कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों की परिभाषा को हम लोग पहले देखते हैं। और सबसे पहले आते हैं प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल की बात। प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल महोदय, आप 9वीं कक्षा से अलग से अर्थशास्त्र की किताब पढ़ना शुरू किए हैं और आप देखे होंगे, खास करके कक्षा 9 और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, कि जितनी भी परिभाषाएं अर्थशास्त्र में आप पढ़िएगा उसमें प्रोफेसर मार्शल महोदय का एकदम निश्चित रूप से अपना परिभाषा आपको जरूर पढ़ना है। इसीलिए याद रखिएगा, आप अपने परीक्षा के दृष्टि से भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा और परिभाषा याद रखिए ना, प्रोफेसर मार्शल का परिभाषा हमेशा याद रखिए, ठीक ना। तो प्रोफेसर मार्शल ने राष्ट्रीय आय के बारे में क्या कहा, किसी देश की श्रम एवं पूंजी का, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग, उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से प्रतिवर्ष भौतिक एवं अभौतिक अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का, वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है, जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। देखिए, ये परिभाषा किसने दिया, प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। उन्होंने क्या कहा है कि किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों पर प्रयोग करने से, वहाँ मान लीजिए भारत देश है तो भारत देश के श्रम और पूंजी का, यहाँ के जितने भी प्राकृतिक साधन हैं, इन साधनों पर हम जब प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने से प्रत्येक वर्ष हमें जो भौतिक और अभौतिक वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगे, तो उन्हें या कुछ सेवाएं भी प्राप्त होती है, इन सेवाओं के समूह को, अर्थात वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं के समूह, यानी सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो वही क्या होता है, राष्ट्रीय आय। इन सबको इकट्ठा किया जाए तो राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ये नहीं कि राष्ट्रीय आय में सेवाओं को छोड़ दिया जाए या वस्तुओं के उत्पादन को छोड़ दिया जाए, नहीं, किसी भी पक्ष को छोड़ा नहीं जाएगा, सबको जोड़ करके और जो उत्पादन होगा वही राष्ट्रीय आय कहलाएगा। ये प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा।
जहां प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा से हम लोगों को यह स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत हम उन सभी वस्तुओं और सेवाओं को लेते हैं जिनका उत्पादन प्रायः एक साल के अंतर्गत श्रम एवं पूंजी प्राकृतिक साधनों के सहयोग से करते हैं। यानी कुल मिलाकर के हम लोग यही कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आय का मतलब प्रोफेसर मार्शल के अनुसार क्या हुआ कि जब हम सेवा या उत्पादन किसी भी क्षेत्र में, चाहे सेवा द्वारा या उत्पादन द्वारा, एक साल के भीतर यहाँ के प्राकृतिक साधनों, श्रम और पूंजी के इस्तेमाल से जो भी हमने प्राप्त किया वो कुल एग्रीगेट ही, कुल योगफल ही हमारा राष्ट्रीय आय कहलाए। एक बात ध्यान दीजिएगा, हम लोग बार बार चर्चा कर रहे हैं कि देश की राष्ट्रीय सीमा की बात, कि राजनीतिक सीमा के अंतर्गत, लेकिन राजनीतिक सीमा के अंतर्गत कहने का मतलब ये नहीं कि देश के अंदर जो उत्पादन हुआ वो है। अगर हमारे देश की पूंजी और हमारे देश की श्रम और हमारे देश के साधन का उपयोग विदेश में भी किया जाएगा, जैसे हमारे देश की पूंजी अब विदेश में निवेश किया गया, तो उससे प्राप्त आय भी राष्ट्रीय आय में जुड़ा गया। बात नहीं समझ में आई? जैसे देखो, हमारे देश के अंतर्गत जो फैक्ट्रियां चल रही है, जो खेती किया जा रहा है, जो सरकारी नौकरियां की जा रही है या अन्य प्रकार की सेवाएं दी जा रही है, इन सबसे जो इनकम प्राप्त हुआ तो उन सबको तो जोड़ करके राष्ट्रीय आय कहें। तो आप लोग तो इस समझ में आ गया कि देश के अंदर कहने का मतलब ये सब हो गया। लेकिन अब मान लो कि हमारे यहाँ के लोग बाहर नौकरी करने के लिए चले गए हैं, जैसे एक फॉरेन डिपार्टमेंट भी होता है हमारे यहाँ का, बाहर में नौकरी करना पड़ता है, तो उससे जो देश के अंदर आय होगी वह भी राष्ट्रीय आय। या मान लो हमारे यहाँ की कोई पूंजी किसी विदेशी कंपनी में लगाया गया हो, तो उस विदेशी कंपनी से जो निवेश जो हमको लाभ मिलेगा उस पूंजी लगाने के एवज में, वो भी हमारे देश के राष्ट्रीय आय में जुड़ेगा। अब मान लो उदाहरण के लिए आप लोग देखे होंगे, जैसे चाइनीज वस्तुएं हमारे यहाँ बिकती है या किसी जापान के वस्तुएं बिकती है या किसी और भी देश की वस्तुएं हमारे यहाँ बिकती है, तो हम लोग उन वस्तुओं को खरीद रहे हैं तो हमारा पैसा वहाँ जा रहा है। उसी तरह हमारे यहाँ का जो दूसरे देश में बिक रहा है तो उसका पैसा हमारे देश में आ रहा है। तो हमारे देश में जो विदेश में पूंजी निवेश किया जा रहा है उससे भी अगर जो आय प्राप्त हो रहा है तो वो भी राष्ट्रीय आय में ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि हमारे देश की सीमा के अंदर की ही पूंजी उसमें लगाएगी, तो हमारे देश के सीमा के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो इस प्रकार से वह आय भी हमारे राष्ट्रीय आय में जोड़ा जाता है। अब एक और परिभाषा आता है प्रोफेसर पीगू का। प्रोफेसर पीगू, इन्होंने राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया। इनका कहना है कि राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की, राष्ट्रीय लाभांश किसी समाज की वस्तुनिष्ठ क्या हो गया तू लोग के जी है, नौटंकी कैले रहता है। सबसे पहले तू ही लोग के मना किए थे, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो बाहर निकल जाओ। अथवा भौतिक आय का वह भाग, अथवा भौतिक आय का वह भाग जिसमें विदेश से प्राप्त आय भी, जिसमें विदेश से प्राप्त आय भी
सम्मिलित होता है और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है, और जिसे मुद्रा के रूप में मापी जा सकता है। ये प्रोफेसर पीगू का है परिभाषा। देखो, इसमें उन्होंने चर्चा करते हुए बता दिया कि विदेश से आने वाला आय भी जुड़ाएगा। अभी अभी हमने चर्चा इस पर किया था कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत विदेश से आने वाले पूंजी को भी जोड़ा जाता है। तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लाभांश जो होता है वह किसी समाज की वस्तुनिष्ठ अथवा भौतिक आय का वह भाग है जिसमें विदेश से भी प्राप्त आय को सम्मिलित किया और जिसे मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है। इन्होंने साफ स्पष्ट तौर पर कह दिया कि जिसका मूल्यांकन मुद्रा के रूप में किया जा सकता है उसी को राष्ट्रीय आय कहा है। जैसे अभी हम लोग अब भौतिक वस्तुओं की बात कर रहे थे जिसका हम लोग मुद्रा के रूप में मूल्यांकन नहीं कर सकते, तो उसको इन्होंने राष्ट्रीय आय का हिस्सा नहीं माना। एक अन्य प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है प्रोफेसर फिशर। अब एक अन्य अर्थशास्त्री है प्रोफेसर फिशर। इनकी परिभाषा को हम देखते हैं। इन्होंने कहा कि वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष के अंतर्गत उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। ठीक ना। इन्होंने राष्ट्रीय आय की परिभाषा देते हुए बताया हम लोगों को कि वास्तविक राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे हम लोग, तो जो एक साल के जो शुद्ध उत्पादन होगा, शुद्ध उत्पादन पर चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। तो शुद्ध उत्पादन के वह भाग जिसका उस वर्ष के अंतर्गत प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जा सके उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहेंगे। एक घटना है तीसा की, कह रहा है कि तीसा की भयानक आर्थिक मंदी। याद होगा आप लोगों को 9वीं कक्षा में जब आप लोग विश्व युद्ध का दौर पढ़े, तो विश्व युद्ध के दौर पढ़ाते समय आप लोगों को एक घटना, दोनों विश्व युद्धों के बीच में एक घटना घटी थी जिसका जिक्र हम लोग किए होंगे, 1929 के आर्थिक मंदी। 1929 के आर्थिक मंदी। अभी हाल ही में आप लोगों को जब जो हिस्ट्री के बुक में हमने आप लोगों को पढ़ाया होगा साम्यवाद एवं समाजवाद, और उस दौरान भी जब रूसी क्रांति की चर्चा हुई थी
तो 1929 की आर्थिक मंदी का जिक्र हुआ था। तो 1929 की जो आर्थिक मंदी है ना, उसी को तीसा की आर्थिक मंदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। इसको तीसा के भयानक आर्थिक मंदी के नाम से जाना जाता है। यह 1929 से लेकर 1933 तक का दौर, जब कई लाख लोग भूख से मरे। यह बहुत बड़ा आर्थिक मंदी थी। तो इससे उबरने के नियामक प्रोफेसर केन्स ने राष्ट्रीय आय की धारणा को नए सिरे से विचार किया। तो उन्होंने इस आर्थिक मंदी से निकलने के लिए, प्रोफेसर केन्स जो थे, उन्होंने राष्ट्रीय आय की धारणा को एक नए सिरे से चिन्हित किया, नए सिरे से विचार किया। उन्होंने एक अलग तरीके से बताने का प्रयास किया कि राष्ट्रीय आय क्या है। तो उनके अनुसार राष्ट्रीय आय को उपभोक्ता वस्तुओं तथा विनियोग वस्तुओं के किए गए कुल व्यय के योग के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी उनके अनुसार राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, तो विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय। इनके अनुसार, प्रोफेसर किन्स के अनुसार, अगर प्रोफेसर किन्स के अनुसार देखा जाए, केन्स है, इनके अनुसार क्या है कि उपभोक्ता वस्तुओं एवं विनियोग वस्तु पर किए गए कुल व्यय, किए गए कुल व्यय उनके अनुसार उपभोक्ता वस्तुओं एवं विनियोग वस्तुओं पर किए गए कुल व्यय के योग को राष्ट्रीय आय कहा। उन्होंने राष्ट्रीय आय इसी को माना कि जो उपभोक्ता वस्तु है और विनियोग की वस्तु, विनियोग का मतलब समझते हैं, विनिमय से विनियोग शब्द बना है। विनिमय का अर्थ लेन देन होता है। देखिए, तो इन्होंने कहा कि अगर हम इस कार्य के लिए, विनियोग के लिए और उपभोक्ता के लिए, उपभोक्ता का मतलब उपभोग करने के शब्द से उपभोक्ता बना है, यानी उपयोग करने के लिए, तो इन कार्यों के लिए जो हम लोग खर्चा करते हैं ना, इस टोटल खर्चे को ही एक राष्ट्रीय आय में। और उन्होंने इसके लिए एक परिभाषा, एक सूत्र भी दिया। उन्होंने इसके लिए एक सूत्र दिया, फॉर्मूला दिया, y बराबर C+I। उन्होंने एक फॉर्मूला देने का प्रयास किया, एक सूत्र देने का प्रयास किया कि जहां राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, y बराबर C+I। y का मतलब हुआ राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। यहाँ पर मैं इसका चर्चा कर दूं कि जो y है, y का मतलब हो गया राष्ट्रीय आय। C का मतलब हुआ उपभोग व्यय, उपभोग व्यय, और आय का मतलब हो गया विनियोग। और इस प्रकार उन्होंने जो फॉर्मूला दिया हमें कि y बराबर C+I। विनियोग और उपभोग, यानी कि उपयोग, उपभोग माने उपयोग, उपयोग करने के लिए जो हम काम करते हैं वो उपभोग कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने घड़ी पहन लिया,
हमने घड़ी का उपभोग किया, कलम से लिख रहे हैं तो इसका उपभोग किया। तो उपभोग में जो व्यय हुआ विनियोग, नहीं समझ में आ रहा होगा अभी विनियोग ना, अंग्रेजी में बताएंगे तब समझ में। इन्वेस्टमेंट, ये भी नहीं समझ में आया। निवेश, पूंजी लगाना, कोनो कार्य में पूंजी जो हम लगाते हैं ना उसको इन्वेस्ट करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि मान लीजिए हमने एक बिजनेस चालू किया, ठीक ना, मान लीजिए हमने ट्यूशन के रूप में एक बिजनेस चालू किया, तो ट्यूशन के रूप में बिजनेस चालू करने के लिए हमें बेंच खरीदना पड़ा, बोर्ड खरीदना पड़ा। तो इन सब में जो हमने पूंजी लगाया इसको ही निवेश कहा जाता है। जब हम किसी कार्य को प्रारंभ करने के लिए उसमें जो पैसे लगाते हैं ना वो विनियोग या निवेश कहलाता है। तो विनियोग और उपभोग इन दोनों में जितना व्यय किया जाता है इनके जोगफल को ही राष्ट्रीय आय प्रोफेसर केन्स के अनुसार। हाँ बोलो। हाँ 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 ठीक है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक बात ये बहुत बढ़िया बात है, और अर्थशास्त्र में इसीलिए कहा जाता है, अर्थशास्त्र में जब आगे चलेंगे तो आपको एक जगह पढ़ने को मिलेगा कि अर्थशास्त्र में जब 4 अर्थशास्त्री जुटते हैं तो वहां 5 मत उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे तो हम लोग जो आदमी बैठेंगे तो वो विचार न उत्पन्न होगा, वो में हो सकता है कि एक आध आदमी के विचार मिलिए जाए, तो विचार उतना आदमी से कम हो सकता है। अर्थशास्त्र में कहा है कि अर्थशास्त्र के बारे में बताया जाता है कि इसमें अगर 4 अर्थशास्त्री आते हैं तो वहां 5वां मत भी उत्पन्न हो जाता है। चारों तो अपन एगो कहबे करेंगे और फिर चारों के मिला के एगो निचोड़ निकलबे करेगा तो 5वां विचार आइए जाएगा। तो ये अर्थशास्त्र ऐसा है कि जितने आपके प्रोफेसर मिलेंगे उतने प्रकार की परिभाषाएं मिलेंगी। जब आपके पास किसी भी प्रश्न का जवाब देने के लिए एग्जाम में आएगा तो सबसे पहला आपका काम होगा कि पहले उस एक प्रश्न की क्वालिटी तय कीजिए, स्तर तय कीजिए कि देखिए ये आपका क्वेश्चन है किस लेवल, लघु उत्तरीय है कि दीर्घ उत्तरीय है। लघु उत्तरीय है तो आप छोटे उत्तर देने में का प्रयास करेंगे और यही आपके लिए फायदेमंद भी होगा। तो ऐसी स्थिति में आप सारे प्रोफेसरों का परिभाषा अपने दिमाग में रख ले रहिए और सबको मिला करके एक निचोड़ के रूप में जहां आप जिस पर जगह पर पहुंचते हैं आपका दिमाग में जो भी परिभाषा बनता है आप उस परिभाषा को जरूरत पड़ने पर लगे कि कम शब्द है तो उसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई एक परिभाषा जो आपको अच्छा लग रहा हो उस व्यक्ति के साथ में परिभाषा जब भी किसी व्यक्ति का लिखें उनका नाम जरूर लिखें, तब उसको नहीं लिखें। आज जब काम नहीं चलना है और लिखना पड़ जाए तो एक उपाय है, ठीक ना, अज्ञात लिख लीजिए भाई हमारा पता नहीं है ना। हाँ सही कहा नहीं होगा, अब हमारा ज्ञात नहीं है तो हमने स्पष्ट तौर पर लिख दिया कि भाई अज्ञात हमारा पता नहीं है केकर है परिभाषा स्टेटमेंट। अपना एग्जामिनर हमारा तय कर लेगा भाई उन्हीं का है, उसमें कोई बात नहीं है, उसमें नंबर आपके लिए। अब वो क्या कीजिएगा, गलत नाम लिख दीजिएगा तो पूरा चला जाएगा, ठीक ना। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री के अनुसार हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने राष्ट्रीय आय को इतने प्रोफेसरों को, ये देखिएगा ये परिभाषा आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक ना। ये परिभाषा आपके लिए एकदम जरूरी है, यानी जितने भी अर्थशास्त्रियों की परिभाषा आप पढ़िएगा इसको नोट करते जाइएगा और इसको याद रखिएगा। क्या है कि अर्थशास्त्र से एक वो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन रहता है अर्थशास्त्र से,
लघु उत्तरीय बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन जब भी लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे परिभाषा नहीं पूछेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र भी खुद जानता है कि उसको कई प्रोफेसरों के परिभाषा के बाद लास्ट में रीजन में आदमी फाइनल पहुंचता है, तो लंबा हो जाता है। तो उस समय दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सारा परिभाषा का संदर्भ देना पड़ता है, और तब जाकर के इस तरह से अगर आप प्रश्न का उत्तर लिखिएगा तभी अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज इतना ही रहने देते हैं, आप लोगों का टाइम हो गया।